की फसल पर कुछ शत्रुकीट, सफेद पतंगा, काला पतंगा और हरा पतंगा, 3 जो है मुख्य परभक्षी कीट हैं। परजीवी कीट में एक एप्रोस्टिटस पर्प्यूरियस और दूसरा टकार्डीफेगस टकार्डी है, जो लाख की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। फसल सुरक्षा के लिए किंडोक्साकार 0.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके उसका घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा कीटनाशक है स्पाइनोसैट, 2 मिलीलीटर कीटनाशक 1 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा कीटनाशक है फिप्रोनिल, 1.5 ml कीटनाशक 1 लीटर पानी में मिला करके उसका घोल बना करके आप फसल पर छिड़काव करते हैं। फफूंदी भी लगती है। फफूंदी की रोकथाम के लिए जो कीटनाशक घोल आप बनाएं उसमें 1 ग्राम प्रति लीटर मात्रा के हिसाब से कार्बेंडाजिम घोल बना करके उसका छिड़काव आप अगर फसल पर करते हैं तो जितने परजीवी और परभक्षी कीट हैं और फफूंदी से दोनों से फसल की रोकथाम हो जाती है। अगर किसान भाई इन कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो फसल के मरने का कोई संभावना नहीं रहती है। अब जो छिड़काव आपको करना है तो पहला छिड़काव संचारण के 30 दिन बाद किसान को करना चाहिए और उसके बाद दूसरा छिड़काव फिर जिसमें भी जो भी कीटनाशक हमने बताया उसमें से जो भी कीटनाशक उपलब्ध हो उसका दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 30 दिन बाद करिए। अगर एक हरा पतंगा जो आता है उसका प्रकोप अगर आपको दिखाई दे तो एक छिड़काव आप जो है 38 से 40 दिन के बाद भी कुसमी फसल पर कर सकते हैं। किसान भाइयों को कीटनाशक का छिड़काव करते समय ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जो छिड़काव वो करें वो पत्तियों पर न करके बल्कि जहां पर लाख का कीड़ा बैठा हुआ है उसके ऊपर टारगेट करना चाहिए, उसके ऊपर छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि जो शत्रुकीट का अटैक होता है वो लाख के कीड़े के ऊपर होता है। इसका मुख्य रूप से ध्यान रखें और कीटनाशक का घोल बनाते समय कीटनाशक की मात्रा पानी में डालने के बाद उसको अच्छी तरह से घोल मिला लेना चाहिए। घोल मिलाने के बाद जो है उसका छिड़काव करें। और जो कीटनाशक छिड़काव करने की मशीन है गटूर स्प्रेयर नॉर्मली जो है से छिड़काव किया जाता है, क्योंकि इसकी नली इतनी बड़ी होती है कि आप नीचे से काफी पेड़ के पोर्शन को कवर कर सकते हैं। और गटूर स्प्रेयर का कीटनाशक का छिड़काव करने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव जो है लाख के कीड़े के ऊपर पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी कीटनाशक आपके बाजार में उपलब्ध हो किसी कीटनाशक का छिड़काव आप कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे कीटनाशक जो है लाख के कीड़ों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है अनुसंधान करने के बाद कुछ सेलेक्टेड इंसेक्टिसाइड का किए हैं, उसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं और केवल उसी कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए जिसके बारे में आपको बताया गया है। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पशुपालन को व्यवसाय के रूप में हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई अपनाए हुए हैं और अतिरिक्त आय के रूप में अच्छा लाभ भी पाते हैं। इसी के संबंध में आज हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं हेतु पोषण प्रबंधन व्यवस्था पर, जिसे सही तरीके से अपनाकर हम अपने दुधारू पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के साथ अच्छा दुग्ध उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारे किसान भाई पशु की आवश्यकता के अनुसार संतुलित आहार नहीं देते हैं, जिससे हमारे पशु का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। अतः किसान भाइयों, पशु से अच्छे दुग्ध उत्पादन हेतु किस प्रकार का सस्ता एवं संतुलित आहार दें तथा कितनी मात्रा में दें,
इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए देखते हैं कार्यक्रम का यह है अंश। किसान भाइयों, यदि दुधारू पशुओं के लिए आहार की बात की जाए तो पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं का एक ऐसा आहार प्रबंधन करें जो उनके संपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति एवं दुग्ध उत्पादन का उच्च स्तर तो रखे ही साथ सस्ता एवं सुलभ भी हो। इसमें सबसे पहले बात आती है दाने की। दानों के रूप में मक्का, ज्वार, जई, बाजरा, सोयाबीन को खरीदकर खुद दाना तैयार कर सकते हैं, किंतु आजकल कृषि या पशु आहार विशेषज्ञों द्वारा इन दानों की मात्रा में कटौती कर उसके स्थान पर भरपूर पोषक तत्व युक्त चारे के उपयोग की भी सिफारिश की जा रही है। लोबिया, उड़द, मूंग आदि दलहनी चारों को मिश्रित कर मशीन द्वारा काटकर मिलवा चारा बनाकर खिलाने से दाने की मात्रा में आधे से अधिक मात्रा में कटौती की जा सकती है। इसके अतिरिक्त खरीफ एवं जायद दोनों मौसमों में चरी, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि को चारे के लिए बहुतायत से बोया जा सकता है, किंतु इनकी पोषक गुणवत्ता को उन्नत रखने के लिए इनकी कटाई हमेशा उस समय करनी चाहिए जब इनकी बालियां या भुट्टे में दाना भरने शुरू हो जाए या फिर उनमें दूध भरने का समय हो। ऐसा करने से हमें बिना दाने का उपयोग किए एक अच्छी गुणवत्ता का हरा चारा प्राप्त होता है, जिसे हम घास के पुआल का भूसा या गेहूं का भूसा या अन्य दलहनी फसलों के साथ मिलाकर अपने दुधारू जानवरों को दे सकते हैं। साथ ही उपलब्धता अधिक हो तो उन्हें उन्नत तकनीक एवं वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए तरीकों से साइलेज बनाकर उपयोग में लाया जा सकता है। बरसीम तथा रिजिका को जई के साथ या सरसों के साथ मिलाकर खिलाने से पशुओं का दुग्ध उत्पादन दोगुना हो जाता है तथा दाने की बचत भी हो जाती है। ये तो हो गई हरे चारे की बात। अब बात करते सूखे चारे की, जिसमें धान का पैरा तथा गेहूं का भूसा, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि की कुट्टी, इन सभी को हरे चारे के साथ नियमित रूप से मिलाकर खिलाने से पशुओं की पाचन क्रिया पर हरे चारे का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हमारे किसान भाई धान का पुआल या गेहूं के भूसे को यूरिया द्वारा उपचारित कर उपयोग में लाए तो इनकी पौष्टिकता तथा पाचकता दोनों में वृद्धि होती है। अंत में हम बात करते हैं खलियों की, तो आमतौर पर पशुओं को सोयाबीन, सरसों, बिनौला, रामतिल, तिल, मूंगफली, सूर्यमुखी आदि की खलियां हरे चारे या सूखे चारे के साथ देने से भी हम दाने की मात्रा में कटौती कर सकते हैं तथा दूध उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, सांद्र आहार को यदि आप घर पर बनाना चाहते हैं तो उसमें खाद्यान्न की 40 किलोग्राम मात्रा, दलहनी अवयव 30 किलोग्राम मात्रा, खली 27 किलोग्राम, नमक, खड़िया एवं खनिज लवण 1 किलोग्राम मिलाना चाहिए तथा पशुओं को सांद्र आहार देने से पहले उसे 1 से आधे घंटे पानी में भिगोने से सुपाच्य हो जाता है। सूखा काल के दौरान गाय और भैंस को जीवन निर्वाह के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन प्रति पशु देना चाहिए। गाभिन पशु को 2.5 से 3 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन देना चाहिए। गर्भकाल के दौरान खनिज मिश्रण की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान माँ और जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसकी हड्डियों का विकास अच्छी तरह से हो सके तथा पशुओं के व्याने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। भैंस को 2 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम तथा गाय को 3 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। गाय या भैंस को ब्याने के बाद यदि इस दाना मिश्रण के साथ आधा किलोग्राम गुड़ तथा तेल भी दिया जाए तो दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि होती है। अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है ग्राम पूसा, जिला समस्तीपुर के कृषक जयराम सिंह जी ने अपना नवाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आपने अमरूद का बाग लगा रखे हैं और वर्तमान समय में इस समय किए जाने वाले विभिन्न शस्य क्रिया प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो जयराम सिंह जी, आपकी समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अमरूद उत्पादक भाइयों, आइए जानते हैं कि अमरूद के बागों में अप्रैल मई माह में कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाया जाए। जहां तक इसमें उर्वरक प्रबंधन की बात है तो 6 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृक्षों को 60 किलोग्राम गोबर की खाद, 360 ग्राम नत्रजन, 180 ग्राम फास्फोरस,
360 ग्राम पोटाश प्रति वृक्ष संस्तुत किया गया है। पोटाश एवं फास्फोरस तथा नाइट्रोजन उर्वरकों की आधी मात्रा का प्रयोग आप फरवरी माह में कर चुके होंगे तथा शेष नाइट्रोजन उर्वरकों को आधी मात्रा अक्टूबर माह में देंगे। इनकी शस्य क्रियाओं के अंतर्गत बाग की साफ सफाई करते रहना चाहिए। अमरूद के थालों के पास अच्छी प्रकार से निकाय गुड़ाई कर खरपतवारों को हटा दें तथा थालों की गुड़ाई का काम कर दें। इसके उपरांत गर्मी में प्रति सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए, परंतु सिंचाई का यह कार्य प्रति सप्ताह उन किसान भाइयों के लिए संस्तुत है जो बरसात की फसल लेना चाहते हैं। किसान भाइयों, अमरूद में मुख्य रूप से 2 बार फूल आते हैं। प्रथम मार्च से मई के बीच, जिसके फल बरसात में मिलते हैं, तथा दूसरी बार जुलाई अगस्त में, जिससे फल जाड़े में मिलते हैं। प्रायः देखा गया है कि अमरूद की बरसात वाली फसल में कीट रोगों का अत्यधिक प्रकोप हो जाने के कारण इस फसल से किसान भाइयों को बहुत अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त होता। अतः जो किसान भाई बरसात की फसल न लेकर जाड़े की फसल लेना चाहते हैं, उनके लिए इस समय बरसात वाली फसल में फलन नियंत्रण एक आवश्यक पहलू है। अतः वर्षा ऋतु की फलत को रोकने के लिए फलों के टिकाव के बाद हाथ से तोड़े जा सकते हैं, परंतु यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अतः फलन नियंत्रण हेतु अप्रैल से वर्षा शुरू होने तक पौधों की सिंचाई रोक देने से बहुत से फल एवं फूल गर्म हवा एवं मृदा नमी में कमी के कारण गिर जाते हैं, जिससे वर्षा ऋतु में फलत न के बराबर आती है। यदि इस अवधि में वर्षा हो जाती है, तब नैप्थलीन एसिटिक एसिड के 200 ppm अर्थात 200 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। ऐसा करने से यदि 50% फल आ भी गए हों, तब भी फल नहीं टिकते और जाड़े की फसल अच्छी मिलती है। उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाने वाली यूरिया अप्रैल मई माह में 10 से 15% अर्थात 100 से 150 ग्राम प्रति लीटर का 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करने से फलन नियंत्रण प्रभावकारी पाया गया है। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं इसमें इस समय लगने वाले प्रमुख बीमारियों के बारे में। तो इसके अंतर्गत पहली बीमारी है तना कैंकर। प्रभावित पौधों की शाखाएं फटने लगती हैं, प्रभावित पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। इसकी रोकथाम हेतु प्रभावित शाखाओं को काटकर निकाल देना चाहिए तथा काटे गए स्थान पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अथवा ब्लू कॉपर का गाढ़ा घोल लेप कर लगा देना चाहिए। अमरूद के बागों की सबसे भयंकर एवं विनाशकारी बीमारी है उकठा रोग। बीमारी के लक्षण सर्वप्रथम वर्षा ऋतु में दिखते हैं। रोगी पौधों की पत्तियां भूरे रंग कर होकर मुरझा जाती हैं तथा छाल फटने लगती है। प्रभावित वृक्ष की टहनियां एक एक कर तेजी से सूखने लगती हैं तथा पूरा पेड़ सूख जाता है। इसकी रोकथाम हेतु रोग ग्रसित टहनी को 15 से 20 सेंटीमीटर हरे भाग सहित काटकर जला देना चाहिए। 20 से 30 ग्राम कार्बेंडाजिम कवकनाशी रसायन को 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के जड़ों के पास डालकर तर कर देना चाहिए। यह कार्य वर्ष में 4 बार मार्च, जून, सितंबर एवं दिसंबर में करना चाहिए। व्यावसायिक किस्मों में L49 अर्थात सरदार में इस बीमारी का प्रकोप कम होता है। अतः नए बाग लगाने के इच्छुक किसान भाई इस प्रजाति के पौधों को बाग में लगाएं। अगर इसमें लगने वाले कीटों की बात करें तो इसमें इस समय छाल खाने वाली इल्ली का प्रकोप बहुतायत देखने को मिल सकता है। यह कीट पौधे की मुख्य तथा अन्य शाखाओं की छाल में छेद बनाकर छाल को खाकर पौधे को कमजोर कर देती है। इसके द्वारा छेद के पास छोड़े गए भूरे काले अवशेष से प्रकोप को पहचाना जा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए अवशेषों को साफ करके पतला तार डालकर इस कीड़े को मारा भी जा सकता है। तने में बनी सुरंग में क्लोरोफॉर्म या मिट्टी का तेल, पेट्रोल या डाइक्लोरोवास रसायन को रुई में भिगोकर भरकर गीली चिकनी मिट्टी से भरकर बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई बातों का ध्यान अगर आप अपने अमरूद के बागों में रखते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको अमरूद के बाग से अच्छी फलत प्राप्त होगी और आप अच्छा लाभ उठाएंगे। दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम मुबारकपुर, जिला सिवान की कृषक विकास कुमार जी ने अपने अनुदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आपने गन्ना की फसल ले रखी है। इस समय लगने वाले विभिन्न प्रकार की कीट एवं इसके रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो विकास जी, आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आइए इन फसलों में लगने वाले कुछ प्रमुख कीटों के प्रबंधन पर जानते हैं। इनके अंतर्गत चोटी भेदक कीट की यदि बात करें तो इनको किसान भाई कैसे पहचानेंगे?
तो किसान भाइयों, इस कीट के प्रकोप से पौधे के बीज की गोप सूख जाती है। इस कीट के प्रौढ़ का आगमन मार्च माह में ही हो जाता है और जुलाई तक इनकी 3 पीढ़ियां फसल को प्रभावित करती है। तीसरी पीढ़ी वाली कीट का हानि स्तर अधिक होता है। इस कीट से प्रभावित गन्ने की फसल की पैदावार अवरोधित होती है। अंकुर भेदक कीट, जिसे प्ररोह भेदक के नाम से भी जानते हैं, यह कीट पौधों में छेद करके अंदर घुस जाता है और पौधे को अंदर से काट देता है, जिससे पौधे के बीच की पत्ती सूख जाती है। खींचेंगे तो आसानी से बाहर आ जाएगा, जिसको सूंघने पर सिरके की दुर्गंध आती है। इस कीट का प्रकोप मार्च से जून तक रहता है। किसान भाइयों, आपको इन भेदक कीटों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाने के लिए सर्वप्रथम खेत को खरपतवार मुक्त रखें। इसके अतिरिक्त इस कीट के नियंत्रण के लिए आप पूरे खेत में 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की सूखी पत्तियां बिछा दें। इन सस्य क्रियाओं को करने से अंकुर भेदक कीट के प्रकोप की संभावना काफी कम रहती है। यदि पत्तों पर किसी प्रकार के अंडे इस समय दिखाई दें, जो चोटी भेदक कीट के हो सकते हैं, पत्ती समेत तोड़कर नष्ट कर दे। चोटी भेदक कीट के नियंत्रण के लिए जैविक विधि के अंतर्गत ट्राइकोग्रामा कार्ड के 50,000 अंडे का प्रयोग, फिर 8 से 10 कार्ड का प्रयोग जुलाई माह तक 15 दिन के अंतराल पर करें। यदि इन कीटों के रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो अंकुर भेदक कीट के नियंत्रण के लिए फ्यूराडान 3G की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से सूखे रेत या राख में मिलाकर गन्ने की लाइन के पास डालकर सिंचाई करें तथा चोटी भेदक कीट के लिए जून के अंतिम सप्ताह में यदि 5% से अधिक कीट लगा हो तो गन्ने के कतार में 8 किलोग्राम फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरान 3G प्रति एकड़ डालकर सिंचाई करें। अन्य कीटों के अंतर्गत जो प्रमुख कीट है वो है पायरिल्ला, जिसका प्रकोप मार्च से नवंबर तक फसल पर रहता है, जो पत्तियों के नीचे बैठकर रस चूसते हैं। ग्रसित पत्ते पीले पड़ जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़ जाती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए आप अंडों से ग्रसित पत्तियों को काटकर नष्ट कर दें। ऐसी दशा में आप क्विनोलफास की 0.80 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आपके गन्ने की फसल में मुख्य रूप से इन्हीं प्रमुख कीटों का प्रकोप होता है। यदि आपने बुआई के समय भूमि शोधन, बीज शोधन इत्यादि प्रक्रियाओं को अपनाया है तो इस कीट का प्रकोप खड़ी फसल पर नहीं होगा। फिर भी किसी कारण या वे किसान जो इन क्रियाओं को नहीं अपना सके हैं, वे खड़ी फसल में इन बताए गए कीट नियंत्रण की तकनीकियों को अवश्य अमल में लाएं, ताकि आपकी फसल की अच्छी पैदावार हो सके और आपको अपनी फसल से आशातीत उपज मिल सके। आइए देखते हैं प्रदेश की विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। CRI Pumps, pumping trust worldwide. कटिहार में गैंग रेप की शिकार मासूम ने तोड़ा दम। 5 दिनों से अस्पताल में थी भर्ती, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज के बाद आज से सीतामढ़ी में रहेगी नीतीश की सेवा यात्रा, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। नीतीश के दौरे पर गोपालगंज में पोस्टर वार, भाजपा ने नरेंद्र मोदी को बताया भावी पीएम, कन्नी काट रहे जदयू नेता। पटना में फर्जी चेक से निकासी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, EOU के हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड, अधिकारियों के हस्ताक्षर वाले जाली चेक बरामद। और चिटफंड घोटाला में कई कंपनियों पर पुलिस की छापेमारी जारी, डिप्टी सीएम ने अधिकतर कंपनियों को बताया गैरकानूनी। नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। कटिहार में सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्ची 5 दिनों से कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थी। पूर्णिया की रहने वाली इस बच्ची से 3 लोगों ने दुष्कर्म किया था और गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। 5 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजन उसे पूर्णिया इलाज के लिए ले गए। वहां डॉक्टरों ने कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां 5 दिनों के संघर्ष के बाद वो हार गई। मासूम की मौत के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं कटिहार में ही एक और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल का रहने वाला आरोपी फरार है। घास गरने के लिए घास गरा, घास भी नहीं की गरा, उसको पकड़ के 3 युवक ने और 2 युवक जब बाजबरन ने उसको बलात्कार किया। एक युवक बैठ गया नार पर, उसको बाद जो है कि बलात्कार करके बाजबरन ने उसको गला दबा करके मार के फेंक दिया मकई खेत में। बता तो रहा है कि 3 आदमी मिलके इसके साथ बलात्कार किया। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस जांच पड़ताल करेगी, इसके बाद फिर अगला कार्रवाई करेगी। बात करते हैं अपने कटिहार संवाददाता मुकेश से। मुकेश, आखिरकार इस मासूम ये जो है वो जिंदगी की जंग हार गई, इसकी मौत हो गई है। अब जानना चाहेंगे कि आगे पुलिस क्या कर रही है आरोपियों को पकड़ने के लिए। यह घटना जो है कटिहार और पूर्णिया के बॉर्डर पर हुई और घटना के बाद से पुलिस को जानकारी नहीं हुई। परिजन अपने बच्चे के इलाज में लगे रहे, कहीं पूर्णिया कभी कटिहार दौड़ते रहे और इस बीच वह कटिहार मेडिकल कॉलेज में उसका निधन हो गया। पुलिस निधन के बाद से पुलिस ने प्राथमिकी परिजनों के फरजान पर प्राथमिकी दर्ज किया है और पुलिस अब उसे पोस्टमार्टम के बाद से क्या रिपोर्ट आता है इस पर आगे वो कार्रवाई करने की तैयारी में है। पुलिस यह थाना क्षेत्र फलका थाना क्षेत्र में घटना हुई, जो पुलिस अब वहां भेजेगी, मुफस्सिल थाना से वहां से केस को भेजेगी और वहां से कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक पुलिसिया कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। इसमें अभी पोस्टमार्टम कराने की बात की जा रही है। जी मुनिका। मुकेश, इस मामले में फिलहाल आप बता रहे हैं कि पुलिस या कार्रवाई कुछ नहीं हुई है, आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एक और मामला बच्ची के साथ दुष्कर्म का आया है और बच्ची की हालत बताई जा रही चिंताजनक है। क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? जी, कृष्णा ओपी थाना क्षेत्र की घटना है, जहां से एक व्यवसायी के रूप में रह रहे एक व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और उसने कल संध्या खेलते हुए एक बच्ची के साथ 6 साल की खेलते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने वाले गांव के लोग जानकारी हुई तो अब बंगाल का रहने वाला है और बंगाल की ओर फरार हो गया। पुलिस मामले को दर्ज कर ली है और उस आरोपी की तलाश में है।
वहीं पीड़ित बच्ची को बारसोई रेफरल अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा के बाद से उसे बेहतर इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जहां डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अभी उसकी हालत गंभीर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हालत में सुधार हो रहा है। जी मोनिका। मुकेश, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर मासूमों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। पुलिस क्या कह रही है? इस तरह की घटनाओं को आके रोक पाने में कहां पर मुश्किल आ रही है? इस बारे में तो बस पुलिस का एक ही चीज करना है कि यहाँ कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। अभी हाल में ही एक रोहतारा थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया और उस मासूम का इलाज तक नहीं हो सका है और वह मासूम अभी भी चलने में और बोल पाने में भी असक्षम है। वह दिन भर घर में सोई रहती है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। यही तो कटिहार में यही हो रहा है कि कभी इलाज नहीं होता है, केवल जांच के नाम पर जो इलाज हुआ उतना ही पर रही है। जी मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता मुकेश बता रहे थे कि किस तरह से कटिहार में ही कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर मासूमों को शिकार बनाया गया है और जो प्रशासन की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि गैंग रेप की शिकार एक मासूम ने दम तोड़ दिया है, बीती रात उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा एक और मामला आया है जहां पर मासूम से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है कटिहार में ही। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज चल रहा है सदर अस्पताल में। रुक करेंगे अगली खबर का। गोपालगंज के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा आज से 3 दिनों तक सीतामढ़ी में रहेगी। कल शाम ही मुख्यमंत्री सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। इससे पहले पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटो के घर पर उन्होंने रात्रि भोज किया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री का पुपरी और नानपुर प्रखंड में कार्यक्रम है। नानपुर में सीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। सीतामढ़ी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि गोपालगंज में नीतीश ने जिस तरह से आम जनता से दूरी बनाई, उसे देखते हुए यहां भी आम जनता को निराशा हाथ लगने की आशंका जताई जा रही है। बात करते हैं अपने सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन से। राकेश, मुख्यमंत्री की आज यहां पर कई योजनाओं को और शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही यहां पर कई कार्यक्रम भी होंगे, जानना चाहेंगे विस्तार से। जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आज दिन भर काफी व्यस्त रहेंगे। सबसे पहले 9:30 बजे डुमरा प्रखंड कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर का उनका उद्घाटन करने का कार्यक्रम निर्धारित है। उसके बाद वे हेलीकॉप्टर से पुपरी के भिट्ठा धर्मपुर जाएंगे, जहां मत्स्य परियोजना के माध्यम से प्राइवेट एक हैचरी है जो काफी बेहतर ढंग से संचालित हो रहा है। तो मुख्यमंत्री वहां जाकर उस हैचरी का निरीक्षण करेंगे और किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना है उनके द्वारा। उसके बाद नानपुर प्रखंड है सीतामढ़ी का, जहां शाहिद अली खान जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, वे अपने पिता के नाम पर, पिता बदमुज्जा खान के नाम पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास करवाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के हाथों। हालांकि इस कार्यक्रम का स्थानीय ग्रामीणों ने काफी विरोध भी किया था और ग्रामीणों का मांग था कि जो जानीपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास होना है, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज जानीपुर के नाम से होना चाहिए, न कि शाहिद अली खान जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है उनके पिता के नाम से, क्योंकि ग्रामीणों ने उस पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए अपनी जमीन को दान में दिया है। हालांकि स्थानीय जो प्रशासन है ग्रामीणों को समझाया बुझाया, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखकर प्रशासन ने काफी लोगों को समझाया, जिसके बाद शायद ग्रामीण मान चुके हैं। तो आज मुख्यमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये रहा है, दिन भर का पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास कार्यक्रम है। उसके बाद और भी कई कार्यक्रम है, जिसमें मदरसा बालिका प्राथमिक केंद्र में सड़क मार्ग से जाएंगे और वहां बच्चों का कार्यक्रम देखेंगे। उसके बाद जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है पंथपाकर गांव जाएंगे, जहां काफी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जहां माता सीता की डोली कुछ देर के लिए रुकी हुई थी अयोध्या जाने के दौरान। तो वहां भी सीएम के जाने का कार्यक्रम निर्धारित है। तो दिन भर सीएम काफी व्यस्त रहेंगे और उनका जो शेड्यूल है काफी व्यस्त रहेगा और अधिकारियों का एक बड़ा कारवां उनके साथ दिन भर रहेगा और कई कार्यक्रम हेलीकॉप्टर मार्ग से निश्चित है, तो वही कई कार्यक्रम सड़क मार्ग से उनके जाने का कार्यक्रम निश्चित है। जी राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तमाम
जो आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं उसकी जानकारी दे रहे थे राकेश रंजन सीतामढ़ी से। आपको बता दें कि आज कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के यहाँ पर। नीतीश कुमार सेवा यात्रा में आज 3 दिनों तक सीतामढ़ी में ही रहेगी ये सेवा यात्रा।